जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2023 के एक एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। आप सभी देख रहे हैं कि एक दिन डिले हो चुका है, बट कोई बात नहीं। कल हम लोग 20 तारीख और 21 तारीख दोनों का करंट अफेयर्स करेंगे और कल 2 वीडियोज आएगी। आज मैं 19 तारीख वाले करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी से मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़कर डिस्कस करूंगा। मुश्किल से यहाँ पे 11 से 12 करंट अफेयर्स होंगे और ये करंट अफेयर्स वैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन के मामले में हो अगर आप, तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ मैं इससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रैटेजी के बनेंगे और जहाँ तक मुझे पता रहेगा वहाँ तक मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। जो स्ट्रैटेजी के आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, फालतू का नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है हम लोग का एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला के बारे में। एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है कहाँ पे? हैदराबाद में। एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में रासायनिक खेती इतना तेजी से होना शुरू हुआ कि जमीन में उपजाऊ स्तर जो था बहुत ही नीचे तक चला गया था और इससे तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल तरीके से रासायनिक जो भी खाद है वो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए क्या कि गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है कि जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किस खेती को? जैविक खेती का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जैविक का मतलब होता है जीवों से उत्पन्न होने वाले, जीवों से जो चीजें निकलता है उत्सर्जित होकर के, जिससे कि गाय का, भैंस का, किसी कोई भी जीव हो, सड़े गले चीजों का उपयोग करके उसे खाद के रूप में खेत में पटवन करना। ठीक है, खेत में पटवन, जैसे कि हम लोग गाँव घर में होता है ना, गाय भैंस का जो गोबर होता है उसका यूज करते हैं ना मान छिड़काने में। और खाद से ज्यादा क्या होता है, जो रासायनिक खाद हम लोग छिड़कते हैं, यूरिया, क्या कहते हैं उसको, और बहुत सारे DAP, दिस दैट, फलना चिल्ला, ये सब वो सब रासायनिक खाद, क्या है, रासायनिक खाद है। तो हमें जैविक चीजें पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ना खेत को हमें नुकसान पहुंचाता है, ना हमारे जो चीजें खेत से निकल कर आती है, जो भी फसलें, ना वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो जैविक खेती को बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है, इसीलिए एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, क्या नाम है इसका? एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला। प्रयोगशाला मतलब कोई भी चीज को अगर आगे पूरे भारत के लिए फैलाना होगा तो पहले क्या, उस प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ना। इस लैब में किसी चीज का पहले क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट किया, देखिए सही है या गलत है। सही होगा तभी तो पूरे जगह पर फैलाया जाएगा। तो कृषि मंत्रालय द्वारा, अब कृषि से रिलेटेड है तो कृषि भारत के अलग अलग मंत्रालय है, तो कृषि मंत्रालय ही तो इस चीज का उद्घाटन करेगा, स्थापना करेगा, इस पे बातें करेगी। तो कृषि मंत्रालय द्वारा। तो पूछिएगा कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, पता है किसी को? नहीं है। भारत के कृषि मंत्री है अभी नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर। और इसे रटने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, लिखना, नीचे लिखना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, और ये चेंज होगा फिर पता चल जाएगा। कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया। तो एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? हैदराबाद में। सेकेंड हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, हाथी का DNA प्रोफाइलिंग स्टार्ट किया। DNA जानते हो ना, जनसंख्या DNA प्रोफाइल का स्टार्ट किया गया। क्या? DNA प्रोफाइलिंग स्टार्ट किया कि हाथी का, इससे पता लगेगा कि कोई हाथी कहाँ से कहीं भाग जा रहा है। जैसे कि हम लोग का बायोमेट्रिक लगा करके पता लगाया जाता है ना, हम लोग को कोई भी शरीर के किसी भी अंग से, बाल से ही पता लगेगा, DNA हम लोग का पता लगेगा किस खानदान से हम लोग। इसी तरीके से हाथी के बारे में DNA प्रोफाइलिंग शुरू की गई। कहाँ पे? झारखंड से। कहाँ से? हाथी का DNA प्रोफाइलिंग स्टार्ट किया गया झारखंड से। कहाँ से? झारखंड के कोई हाथी है झारखंड में, वो हाथी कहीं चला जाता है या कहीं इधर उधर भटक जाता है, इसको लेकर के आगे झारखंड सरकार आई। अब झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड का भी CM कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। कल देखा होगा तुम लोग। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, उसके बाद हाथी का DNA प्रोफाइलिंग कहाँ हाल ही में स्टार्ट हुआ है? झारखंड में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पर है? झारखंड और कर्नाटका में। कहाँ है? उसके बाद केरला में है। पहले नंबर पर कर्नाटका 6049। टोटल कितने हाथी है कर्नाटका में? 2017 में जो जनगणना हुई थी हाथी की, उसमें पूरे कर्नाटका में 6049 हाथी है और 4000 कुछ समथिंग हाथी केरल में है। उसके बाद भारत में
दो प्रकार की मुख्य रूप से दो प्रकार की हाथी पाई जाती है, एक एशियाई हाथी और एक अफ्रीकी हाथी। क्या? एक एशियाई हाथी और एक अफ्रीकी हाथी, ये दो प्रमुख हाथियां हैं। तो इस दोनों में सबसे ज्यादा कौन है? तो एशियाई हाथी भारत में सबसे ज्यादा है, भारत में सबसे ज्यादा एशियाई हाथी है, उसके बाद अफ्रीकी हाथी है। इस चीज को जान गया। और हाथी से रिलेटेड बहुत कुछ है, तो आगे धीरे धीरे करेंगे, एक ही दिन सब कुछ कर ले नहीं। चलो उसका बाद कह रहा मनरेगा। मनरेगा तुम लोग सुनते हो गाँव में, मनरेगा का गाँव घर में क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि जो काम नहीं करेगा उससे भी मुखिया उठा डलवा करके उसका नाम दे दिया रहेगा, तुमसे पैसा ले लेगा, 200 रुपया तुमको दे देगा, वहाँ रख लेगा। ठीक है, इस तरीके का चलता है। मनरेगा के तहत कल्याण कोष क्या शुरू किया गया है? कल्याण कोष। किसके तहत? मनरेगा के तहत। ये कल्याण कोष क्या है, किसके लिए जानना जरूरी है, तभी तो गांव के लोग को बताएगा, तभी ना। ज्यादा राजनीति करता है तो सब जानो। अब कल्याण कोष क्या है, क्या स्कीम है, इस स्कीम का मेरे दादा को या मेरे को क्या फायदा? ऐसा कुछ स्कीम आएगा जो तुम लोग के लिए फायदेमंद होगा, हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो इस चीज से जुड़े रहेंगे तभी तो, इस चीज से जुड़े। तो करेंट अफेयर्स हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे ठीक है, हमारी कोई भी छोटी छोटी स्कीम आती है ग्रामीण स्तर से लेकर के कोई भी चीजें, उससे भी हमें अपडेट कराती रहती है। हमें किसी साइबर कैफे वाला से या किसी मुखिया के यहाँ या किसी कोई जो बकबक करता है गाँव में 3-5 में रहता है, उससे जानने की जरूरत नहीं है। वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन तुमको 2 पैसे के लिए दे देगा। लेकिन जब तुम करेंट अफेयर्स करोगे तो एकदम एग्जैक्ट डाटा तुम्हें इंडिया, क्योंकि ये सारी चीजें मैं इंडिया इधर उधर से नहीं उठाता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग वेबसाइट मिनिस्ट्री से लेकर के आता हूँ, कहीं से भी मैं मेरा सोर्स कहीं का हो, लेकिन पहले मैं इसके बारे में खंगालता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, तो मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म जानते हो? कोई अभी तक नहीं जानते हो? किसी कहता मनरेगा वाला पैसा है, मनरेगा वाला में मनरेगा का कार्ड बनता है। मनरेगा का फुल फॉर्म MNGNREGA मनरेगा होता है, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण एक्ट, गारंटीड एक्ट। पूरा लिख दे, इस पे तो जगह नहीं है। क्या है? महात्मा गांधी। मनरेगा का फुल फॉर्म एक और बताते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल MNG, महात्मा गांधी नेशनल, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? रूरल गारंटी एक्ट, इस तरीके से है मनरेगा का, ठीक है, फुल फॉर्म। मनरेगा के तहत क्या किया गया है? मनरेगा के तहत क्या किया गया? कल्याण कोष। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कल्याण कोष लाया गया है, ताकि 60 वर्ष के तक की उम्र के जो व्यक्ति होंगे वो इस स्कीम में 50-50 रुपये हर मंथ अपना सैलरी का 50-50 रुपये जमा करेंगे, और उसके बाद उनको एक पेंशन के रूप में, जैसे वृद्धा पेंशन मिलता है, उस पेंशन के रूप में 60 वर्ष से जो अधिक उम्र होंगे के व्यक्ति होंगे उनको मिलेगा, ठीक है, कल्याण कोष, ठीक है। और कहाँ शुरू किया गया? ये पूरे भारत में भी नहीं शुरू किया गया, अभी ये केरल में शुरू किया गया। कहाँ क्या शुरू किया गया? केरल में। कहाँ पे? केरल में शुरू किया गया। देख लो केरल मैप में कहाँ है, देखो कहाँ है केरल मैप में, फटाक से ना देखो, देखो केरल सबसे क्या है? दक्षिणी राज्य भारत का, क्या सबसे दक्षिणी राज्य है केरल का, ठीक, केरल, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सबसे नीचे है केरल, उस साइड से। केरल का केरल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, 2-3 चीजें तो बहुत मस्त है जाना। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? कल ही जाना होगा, पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? देखो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल होता है हर देश का, हर राज्य का एक गवर्नर होता है, ठीक है। गवर्नर के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जब हम लोग पॉलिटी पे आएंगे तो, ठीक है। मनरेगा के तहत कल्याण कोष की शुरुआत केरल में की गई है। कहाँ पे? केरल। उसके बाद कह रहा है भारत और यूरोपीय संघ, भारत और यूरोप। देखो ये सब जानना जरूरी है, जैसे कि आज ट्रेन में हम लोग आ रहे थे तो 2-4 करंट अफेयर्स आज हमको जानने को मिला है, ठीक है। और हम जाने हैं लेकिन उससे बेहतर जाने हैं, वो लोग सीधा डिबेट कर रहा था राजनीतिक मुद्दा पर, लेकिन हम उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे थे, ठीक है। तो यही भारत के बारे में चल रहा था कि अभी हाल ही में कल तुम लोग को बताए थे, कल की परसों G7 के बारे में तुमको बताए थे, G7 के बारे में। और देखा G7 के बारे में आज बात, उसको ये नहीं पता था G7 होता क्या है, G7 में कौन कौन देश है, लेकिन भारत उसमें गया है। भारत का कुछ मुद्दा ऐसा था जो लोग डिबेट कर रहा था, तब ना बताया कि वो सब कर रहा था कहाँ दूनी कहाँ दूंगा आपके। नहीं, G7 का जो भी बैठक हाल फिलहाल में हुआ, हर साल बैठक होता है, तो इस साल का जो बैठक है G7 का, वो जापान के हिरोशिमा में किया गया। क्या किया गया है? जापान के। बताए थे तुम लोग को, वीडियो में देख लेना। और आज ट्रेन में वो डिबेट हो रहा था, तो हम लोग ये सब चीज जानेंगे तो ट्रेन में भी बैठेंगे तो बोर नहीं होंगे, कोई चीज़ हम वहाँ पे भी अलग एक निखर कर आएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले लोग हैं हम लोग।
रहता है। हर चीज से अपडेट रहते हैं, ठीक है। 3-4 बातें आ रही थी, तो ये भारत के बारे में कहा था, भारत पूरा विश्व लेवल पर क्या है तुम बताओ तो 3-4 गो ऐसे संघ का नाम जिसमें भारत का प्रभुत्व है, भारत उसके बारे में संधि कर रहा है, समझौता कर रहा है, भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत को उससे क्या लाभ हो रहा है, ये सब जानेंगे तब ना। देखो इसी बीच में एक आया है, एक आदमी था, बोला था ना बहुत ज्यादा कि भारत का ये है विश्व लेवल पर, भारत पूरे विश्व को पछाड़ रहा है, ये चीजें देखो यहाँ पे। भारत क्या है, यूरोपीय संघ कहेगा, यूरोपीय संघ क्या है, एक संघ है 27 देश, यूरोप एक महादेश है ना, एशिया महादेश के अंदर में भारत है महाद्वीप, वैसे ही यूरोप एक महाद्वीप है, उसके अंदर 27 देश है, कितने 27 देश बहुत है, लेकिन उसमें 27 देशों का एक संघ है, यूरोपीय संघ, इसको क्या बोलते हैं, यूरोपीय संघ। क्या है उसमें 27 हुआ। अब पूछेगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, स्टैटिक जीके का पार्ट है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1993 को। कब, 1 नवंबर 1993 को, 1993 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, यूरोपीय संघ। इसमें 27 देश है, कितने देश है, 27, पूरा का पूरा उसमें यूरोपीय देश है, ठीक है। यूरोपीय तो भारत होगा नहीं होगा उसमें, लेकिन 2021 में क्या हुआ था, एक टीटीसी, क्या था, टीटीसी का शुरुआत किया गया अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है। टीटीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, और टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, और काउंसिल मतलब क्या होता है, काउंसिल मतलब परिषद, मतलब व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। किसकी स्थापना की गई थी, इस यूरोपीय संघ के अंतर्गत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, अमेरिका के 1 जून 2021 में। कब, जून 2021 में। इसी के तहत भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक बैठक हुई है, क्या हुई है, एक बैठक हुई है, किसकी, प्रौद्योगिकी परिषद की, मतलब व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हाल फिलहाल में कहाँ संपन्न की गई है, तो ब्रुसेल्स में। क्या, ब्रुसेल्स में। कहेगा ब्रुसेल्स क्या है, तो ब्रुसेल्स एक बेल्जियम एक कंट्री है, बेल्जियम एक बेल्जियम देश है, उस बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। और इसी ब्रुसेल्स में क्या हुआ है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक प्रौद्योगिकी और व्यापार परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक का क्या महत्व है, इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है, ये सब चीजें हम बताते हैं तुमको। देखो तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में क्या हुआ है, एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ हुई है, हाल फिलहाल में ब्रुसेल्स में हुई है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। अच्छा, कहेगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, मतलब मुख्यालय का, हर चीज का मुख्यालय होता है ना, मुख्यालय जहाँ पे हर चीज होता है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, अब स्टैटिक जीके में तुम पढ़ने जाएगा, रटने जाएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। अब आज जान गया ना, इसको एक बार तो देखिएगा, हमेशा याद हो जाएगा, फिर कभी न कभी अगले साल जरूर आएगा, ये पक्का आएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। और यही ब्रुसेल्स में भारत के बीच और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक हुई है। इसमें भारत और यूरोप के बीच में, यूरोपीय जितने भी यूरोप की कंट्री उसके बीच में व्यापार को लेकर के एक संतुलन व्यवस्था बना रहे, व्यापार आयात निर्यात बहुत अच्छे तरीके से हो, मुक्त व्यापार हो, ठीक है। क्या हो, मुक्त व्यापार हो, व्यापार पे टैक्स वगैरह न लगे, ठीक है। और एक मतलब कि आदान प्रदान और बहुत ही एक देश के बीच में एक व्यापारिक और प्रौद्योगिकी नियंत्रण जो है बना रहे दोनों देशों के बीच में, आपसी सामंजस्य बना रहे व्यापार के फील्ड में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और टेक्निकल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की बातें की गई है उसमें, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की गई है व्यापार से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीजें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2021 में गए थे, और उसी बीच में टीटीसी की स्थापना की गई थी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की। किसके तहत ये काम करती है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, यूरोपीय संघ के अंतर्गत। क्या, यूरोपीय संघ क्या है, 27 यूरोपीय देशों का एक संघ है जो व्यापार से रिलेटेड और आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम करती है। क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बारीकी से समझेंगे, स्ट्रेटेजी को कवर कर रहे हैं। देख रहा है, इसमें यूरोपीय संघ क्या मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। अब लोग रटता है कि बेल्जियम की राजधानी जर्मनी, 1993 में। हाँ, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। चलो आगे चलते हैं। 50 क्या है, 50 स्टार्टअप, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। क्या नाम है इस प्रोग्राम का, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखो, स्टार्टअप का मतलब समझ रहे हो, स्टार्टअप का मतलब समझ रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना, छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करना, स्टार्टअप।
अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इधर देखो क्या करने चला गया हो, चलो देखो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसके किसके बीच में चल हुआ है अभी संभव, भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की मतलब कि बहुत सारी कंपनियां भारत आई और भारत और बांग्लादेश के व्यापार के बारे में, दोनों यहाँ के व्यापार के बारे में वो जाना, वहाँ के व्यापार के बारे में ये जाना, मतलब एक प्रशिक्षण हुआ है। क्या हुआ है, एक प्रशिक्षण, दोनों जैसे सैन्य अभ्यास क्या होता है उसी तरीके से व्यापार को लेकर के एक अभ्यास हुआ है कि ठीक है दोनों देश के बीच में व्यापार किस तरीके से चलेगा, वहाँ के व्यापार का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ के व्यापार बिजनेस का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टार्टअप को लेकर के क्या प्रोग्राम है दोनों देशों के बीच में, इस सब चीज़ों को लेकर के डिबेट हुई है और इसी को लेकर के क्या किया गया, 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश के बीच में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है पता है किसी को, नहीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चलो याद रखना। उसके बाद अगला हम लोग स्टार्ट 5 को करंट अफेयर्स हम लोग कर दिए। टक्का, ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखो क्या है, पंजाब की एक गतका मार्शल आर्ट है। क्या है, गतका, पंजाब का नाम है, मार्शल आर्ट है, आर्ट कला, मार्शल कला है, क्या नाम है, गतका। तो अब ये जान लो गतका मार्शल आर्ट कहाँ की कहाँ किस राज्य की प्रमुख कला है, पंजाब का, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा एक डांस जो कहाँ का है, पंजाब का ही है ना, पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा। तो इस तरीके से तो गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है, पंजाब का। इसको क्या किया गया, 37वें राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। क्या, 37वां राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया, क्योंकि अभी तक ठीक है 36वां राष्ट्रीय खेल तक में ये नहीं था। क्या था, 36वां राष्ट्रीय खेल हाल फिलहाल में गुजरात में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ था। तुम लोग को पढ़ रहा था 1-2 महीना पहले तो समझ में आता। फिर अगला 37वां राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है वो कहाँ होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी याद नहीं आ रहा माइंड में, शायद गोवा में कि कहीं होने वाला है, कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। और ये 37वां ऐसा खेल बन गया है गतका। क्या, गतका मार्शल आर्ट, ठीक है। चलो जान गया गतका मार्शल आर्ट के बारे में, जान गया पंजाब से। उसके बाद अगला एमी पोप, क्या नाम है एक व्यक्ति का, एमी पोप को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष जानते हो ना, किसी कंपनी का अध्यक्ष, किसी चीज का अध्यक्ष होता है ना, मेन गांव में दुर्गा पूजा होता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, कि पूरे पूजा समिति का जो होता है पूरा हर चीज का करता धरता तो उसमें बहुत सारे होता है, लेकिन मेन जो होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, हर चीज उसके अंडर में होता है, हर उनके दिशा निर्देश पे वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखो प्लानिंग पूरा करते हैं। एमी पोप को अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, क्या अंतरराष्ट्रीय मतलब भारत, अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन मतलब जो व्यक्ति बांग्लादेश से आकर के भारत में बस रहा है, या पाकिस्तान से अगर भारत में बस रहा है, या भारत के व्यक्ति कहीं जा रहा है तो क्या है, प्रवासी मजदूर हो गया। उससे रिलेटेड जो चीजें है, एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, जो देख रेख करती है कोई नागरिक का जो भारत से कोई एक देश से दूसरे देश में जाकर के रहता है, ठीक है। प्रवासी मजदूर जिसे बोलते हैं, प्रवासी लोग, प्रवासी नागरिक। जैसे कि हाल फिलहाल में एक घटना सामने आई है अजमेर से, राजस्थान के अजमेर जिला में क्या हुआ है कि अजमेर राजस्थान से सटे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू लोग क्या किया कि आकर के अवैध रूप से राजस्थान के अजमेर के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अपनी बस्ती झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, ठीक है। तो उसके जो उस जमीन के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया, उसको हटाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हटा, तो उन्होंने केस दर्ज किया और उसके बाद वो केस लंबे अरसे तक चला। और वहाँ की सबसे चर्चित IAS अधिकारी है, मतलब DM जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर बोलते हैं, वो वहाँ के हैं चर्चित, सभी लोग जानते होंगे, टीना डाबी, जानते हो ना, टीना डाबी और रिया डाबी दोनों बहन बनी, UPSC क्वालिफाई करके बनी है IAS अधिकारी। टीना डाबी और रिया डाबी, उनके पिताजी भी IAS अधिकारी थे, उनके मम्मी भी IAS अधिकारी थे, और मम्मी ने जॉब छोड़कर दोनों बेटी को पढ़ाया और एकदम संकल्पित था कि मुझे दोनों बेटी को IAS सिविल सर्विस में ही भेजना है। टीना डाबी भी बनी थी, टॉपर थी, और रिया डाबी भी 15वें रैंक से पिछले साल पास की थी। तो वही टीना डाबी अजमेर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को लिया और उन्होंने क्या किया, कल परसों 2-3 दिन पहले उसको क्या किया, पूरे बस्ती को उजड़वा, पहले एक रात पहले नोटिस दिया और नोटिस को नहीं मानने के बाद पूरे बस्ती को पर बुलडोजर चलवा दिया, ठीक है। क्योंकि अवैध रूप से किसी के
जमीन पे कब्जा नहीं किया जा सकता है। और उन लोगों को यह आश्वासन दिया गया डिप्टी कलेक्टर के द्वारा कि 7 दिनों के अंदर आप लोगों को रहने का व्यवस्था सरकार के माध्यम से करवाई जाएगी, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। भारत कहीं से भी लोग प्रताड़ित होकर के आते हैं तो भारत में ही शरण लेते हैं। म्यांमार से तिब्बत से लोग प्रताड़ित होकर के आए थे, रोहिंग्या मुसलमान, वो लोग कभी केरल में, उधर भारत में शरण दिया गया, मणिपुर में, इस जगह है कि नहीं है। तो भारत इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकता है किसी को कि कोई प्रवासी भारत में आ रहा है बसने के लिए, कहीं से प्रताड़ित होकर के भारत उसे रहने के लिए जगह नहीं देगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसको लेकर के एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, क्या प्रवासन संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, IOM इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो एमी पोप को बनाया गया। किनको? एमी पोप को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? एमी पोप को। चलो 8वां नंबर हम लोग देखते हैं, कड़ा है रवनीत कौर, क्या रवनीत कौर, क्या रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्या है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। देखो ये अपॉइंटमेंट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति किसी चीज का। देख रहा है रवनीत कौर को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। किसका? भारतीय प्रतिस्पर्धा। हम लोग कभी प्रतिस्पर्धा के लिए तो पढ़ रहे हैं, मतलब कंपटीशन के लिए। क्या प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन कंपटीशन कमीशन। क्या? इंडियन कंपटीशन कमीशन, इंडियन कंपटीशन ICC, क्या बोलेंगे? इंडियन कंपटीशन कमीशन के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? रवनीत कौर। कौन बनाया गया है? रवनीत कौर को बनाया गया है। रवनीत कौर शायद पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के, क्योंकि कौर सब कौर तो पंजाब में लगता है। उसके बाद मनोज सोनी, क्या मनोज सोनी, याद रखना मनोज सोनी। अब कोई गांव का आदमी होगा कोई, उसको लिख लेना मनोज। अच्छा हाँ मनोज, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी, मनोज सोनी। अरे बेहुदा UPSC के बारे में बात कर रहे हैं। मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? UPSC के अध्यक्ष बने, क्योंकि उसके पास नॉलेज है बहुत ज्यादा। UPSC का अध्यक्ष मतलब कोई IAS क्वालिफाई के बहुत बड़े IAS अधिकारी होंगे, वो बहुत दिनों तक वो कार्यरत रहे होंगे बड़े बड़े मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तभी तो ये UPSC का अध्यक्ष बने। क्योंकि UPSC इंडिया की नहीं, एशिया के टॉप मोस्ट ऐसे अथी है, आयोग है जो एशिया के सबसे बड़े टफेस्ट एग्जाम को कंडक्ट करती है। ठीक है, एक अलग अलग बड़े बड़े अधिकारी को नियुक्त करने का काम इसी के अंडर सौंपा गया है। जो DM बनता है, DM कलेक्टर वगैरह या बड़े बड़े अधिकारी जो बनते हैं वो इसी UPSC को क्वालिफाई करके जाते हैं, और यही UPSC का आयोग है जो उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। UPSC का फिर चलो चलिए, मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को कहाँ हुई थी? सॉरी कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। किसके अधीन किसके माध्यम से हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, चलो। और UPSC का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली धौलावीरा में है, शाहजहां रोड में है, और इसका पिन कोड है शाहजहां, उसका 110001। ठीक है। उसके बाद डायलन थॉमस पुरस्कार, क्या है? डायलन थॉमस पुरस्कार। एक पुरस्कार का नाम है डायलन थॉमस पुरस्कार। यह एक नाइजीरिया कंट्री है। हमारे जो ये भैया है जो कैप्टन है वो नाइजीरिया में ही रहते हैं, और नाइजीरियाई लोगों से बहुत बात भी किए हुए बहुत अच्छे से। नाइजीरियाई एक मेरा फ्रेंड भी था, ठीक है, नाइजीरिया का। ठीक है, डायलन थॉमस पुरस्कार नाइजीरियाई लेखक है अरिंजू इफेकांडो, क्या नाम उनका? अरिंजू इफेकांडो को 2023 का डायलन थॉमस पुरस्कार दिया गया। हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? किसी को दे देगा नहीं। 40 वर्ष से कम उम्र, क्या 40 वर्ष से कम उम्र के लोग युवा होंगे, 40 वर्ष से कम युवा को ऐसे युवाओं को दिया जाता है जो लेखक होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक होते हैं, उनको युवा को 40 वर्ष से कम उम्र को होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार पूरे विश्व लेवल का ये पुरस्कार है। क्या है? पूरे विश्व लेवल का पुरस्कार है डायलन थॉमस पुरस्कार। ये किसके नाम पर है? तो एक डायलन थॉमस नाम के एक लेखक थे। कहाँ के थे वो? थे तुमको वेल्स के। कहाँ के? वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। क्या? कार्डिफ। वेल्स कहाँ की कंट्री है? देखो
तुम लोग सुनता होगा यूनाइटेड किंगडम, सुनता है यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। कितने देशों से? 4 देशों से। एक है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। क्या? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इस चारों कंट्री